प्यारे बच्चों, क्लास 12 विषय भूगोल चैप्टर है भू संसाधन और कृषि। इस बार इस चैप्टर से आपका मंथली टेस्ट के प्रश्न आने वाले हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बता रहा हूं जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी है। चैनल पर यदि पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो बहुविकल्पीय प्रश्न से शुरू करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर सीमांत भूमि है, आप देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पिछले 40 वर्षों में वनों का अनुपात बढ़ने का निम्नलिखित में कौन सा कारण है? तो कारण है आपका वन बढ़ोतरी हेतु निर्धारित अधिसूचित क्षेत्र में वृद्धि हुई है। तीसरा है, निम्नलिखित में कौन सा सिंचित क्षेत्रों में भू निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है? तो इसका मुख्य प्रकार है मृदा लवणता। चौथा है, शुष्क कृषि में निम्नलिखित में कौन सी फसल नहीं बोई जाती? यहाँ बोपी लिखा गया है, बोई जाती है तो गन्ना हो जाएगा। फिर है, निम्नलिखित में कौन से देशों में गेहूं व चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई थी? तो मैक्सिको तथा फिलीपींस में। गन्ना का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ किया जाता है? उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल है? कपास हो जाएगा। झूमिंग कृषि कहाँ की जाती है? तो असम में। भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई थी? तो 1960 के दशक में। निम्नलिखित में नकदी फसल कौन सा है? तो इनमें से सभी जो है नकदी फसल है। नकदी फसल मतलब बेचने के उद्देश्य से उत्पादन होता है। खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है? तो जून से सितंबर है। भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन पेय फसल है? या पेप लिखा गया, पेय फसल है तो चाय तथा कॉफी। निम्नलिखित में कौन सा एक व्यापारिक फसल नहीं है? तो गेहूं आपका नहीं है, बाकी सभी व्यापारिक है। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहलाता है? तो कृष्ण गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? तो 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? तो कोको किया जाता है, कोको। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो पश्चिम बंगाल है। रबी की फसल किस ऋतु में पैदा होती है? शीत ऋतु में। निम्नलिखित में कौन बागानी फसल नहीं है? तो मक्का। निम्नलिखित में कौन सा रोपण फसल नहीं है? गेहूं। निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल है? तो मक्का। यहाँ से आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है कि फसल गहनता की गणना किस प्रकार की जाती है, या शस्य गहनता से आप क्या समझते हैं? तो एक ही क्षेत्र में एक कृषि वर्ष में उगाई गई फसलों की संख्या को शस्य गहनता कहा जाता है। उसे ज्ञात करने का सूत्र है फसल गहनता बराबर सकल बोया गया क्षेत्र बटा निवल बोया गया क्षेत्र गुने 100। दूसरा है, रबी की फसलों से आपका क्या तात्पर्य? तो रबी की फसलों को शरद ऋतु में लगाया जाता है, अर्थात इसकी कृषि ऋतु जो है अक्टूबर से मार्च माह में होती है। मुख्य फसल में गेहूं, चना, सरसों, जौ आदि है। दालें मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता को बढ़ाने में कैसे मददगार साबित हुई है? तो ये फलीदार फसलें हैं जो नाइट्रोजन यौगिकरण के द्वारा मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता को बढ़ाती है। चौथा है, दक्षिणी राज्यों तथा पश्चिम बंगाल में एक कृषि वर्ष में चावल की 2 या 3 फसलें बोई जाती है। इसका प्रमुख कारण क्या है? तो है उष्ण व आर्द्र जलवायु, अर्थात फसल उत्पादन के लिए अनुकूल जलवायु। पांचवा है, शुष्क कृषि किसे कहते हैं? तो वैसे क्षेत्र जहां वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है, शुष्क कृषि की जाती है। इसमें फसलों को शुष्कता सहने की क्षमता होती है, जैसे रागी, बाजरा, मूंग, चना आदि। शुष्कता मतलब ठंडा ठंडा जो है, ओला ठंडा, ये सब सहने की शक्ति होती है। अमेरिका कपास देश के किस भाग में उगाया जाता है और वहाँ इसे किस नाम से जाना जाता है? तो भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में अमेरिकन कपास की कृषि की जाती है, वहाँ इसे नरमा के नाम से जाना जाता है। अल्प बेरोजगारी से आपका क्या तात्पर्य है? तो भारतीय कृषि ऋतु में वर्ष भर रोजगार उपलब्ध नहीं होता है, क्योंकि कृषि कार्यों लगातार गहन श्रम वाले नहीं हैं, इसी को अल्प बेरोजगारी कहते हैं। फिर है, सबसे अधिक एवं सबसे कम शस्य गहनता वाले राज्यों के नाम लिखे। तो ये है आपका सर्वाधिक शस्य गहनता पंजाब में एवं सबसे कम शस्य गहनता मिजोरम में है। कॉफ़ी की 3 किस्मों के नाम लिखे। तो अरेबिका, रोबस्टा व लिवेरिका, ये तीनों कॉफ़ी की किस्में हैं। पश्चिम बंगाल में चावल की कितने फसलें उगाई जाती है? तो पश्चिम बंगाल में चावल की 3 फसलें उगाई जाती है, औस, अमन और बोरो। विश्व में चावल के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का जो है वो चीन के बाद दूसरा स्थान है। यहाँ विश्व का लगभग
21.2% चावल उत्पादन किया जाता है। साझा संपत्ति संसाधन का क्या तात्पर्य है? तो साझा संपत्ति संसाधन पर राज्यों का स्वामित्व होता है। इसके अंतर्गत चारागाह, जलीय संसाधन, घरेलू उपयोग हेतु ईंधन, लकड़ी तथा वन उत्पाद उपलब्ध कराए जाते हैं। खरीफ फसल से आपका क्या तात्पर्य है? तो खरीफ फसल भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के आरंभ के साथ बोई जाने वाली एक सरल ऋतु में काटी जाने वाली फसल है। जैसे चावल, बाजरा, जूट, गन्ना, कपास आदि प्रमुख खरीफ फसलें हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न है, बंजर भूमि तथा कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में अंतर स्पष्ट करें। तो बंजर भूमि वैसी भूमि को कहते हैं दो प्रौद्योगिकी की सहायता में कृषि योग्य उपजाऊ नहीं बनाई जा सकती। जैसे बंजर पहाड़ी भूभाग है और मरुस्थल आदि है। फिर है कृषि योग्य भूमि, जो पिछले 5 वर्षों तक या उससे अधिक समय तक परती छोड़ दिया जाता है, जिसमें कृषि कार्य नहीं किए जाते, लेकिन नवीन तकनीकी द्वारा इसे सुधार कर कृषि योग्य बनाया जा सकता है। निवल बोए क्षेत्र तथा सकल बोए गए क्षेत्र में अंतर बताएं। तो निवल बोए गए क्षेत्र में ऐसी भूमि सम्मिलित की जाती है जिस पर फसलें उगाई जाती है एवं काटी जाती है। इसे शुद्ध बोया गया क्षेत्र भी कहा जाता है। जबकि सकल बोए क्षेत्र में कृषि वर्ष में विभिन्न फसलों के अंतर्गत बोए गए कुल क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। भारत जैसे देश में गहन कृषि नीति अपनाने की आवश्यकता क्यों है? तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन यहाँ कृषि भूमि मानवीय श्रम की अपेक्षा कम है। ऐसी स्थिति में गहन कृषि नीति की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें भूमि उपयोग के साथ साथ देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी को कम किया जा सकता है एवं कृषि उत्पादन भी बढ़ाया जा सकता है। वर्तमान परती एवं पुरातन परती भूमि में क्या अंतर थे? वर्तमान परती भूमि यह वह भूमि है जिस पर एक वर्ष या उससे कम समय के लिए खेती नहीं की जाती है। यह भूमि की उर्वरता बढ़ाने का प्राकृतिक तरीका होता है। पुरातन परती भूमि तो वह भूमि जिसे एक वर्ष से अधिक किंतु 5 वर्ष से कम के लिए खेती हेतु प्रयोग नहीं किया जाता है। शुष्क कृषि तथा आर्द्र कृषि में क्या अंतर है? तो शुष्क कृषि है वैसे क्षेत्रों में की जाती है जहां वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है तथा वैसे फसलों को इसमें लगाया जाता है जिसमें शुष्कता सहने की क्षमता होती है। जैसे रागी, बाजरा, चना, ज्वार आदि। आर्द्र कृषि वैसे क्षेत्रों में लगाई जाती है जहां 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इन क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि के अंतर्गत जो फसल लगाए जाते हैं उसमें पानी की आवश्यकता अधिक होती है, जैसे गन्ना, चावल, जूट आदि। छठा है, फसलों के लिए आर्द्रता के प्रमुख स्रोतों के आधार पर भारत में कृषि को कितने समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है? नाम लिखिए एवं प्रत्येक के 2 विशेषताएं बताएं। तो सिंचित कृषि, इसका उद्देश्य वर्षा के अतिरिक्त जल की कमी को सिंचाई द्वारा पूरा किया जाता है। अधिकतम क्षेत्र को पर्याप्त आर्द्रता उपलब्ध कराना है। अधिकतम फसलों को पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराकर उत्पादकता प्राप्त कराना तथा उत्पादन योग्य क्षेत्र को बढ़ाना होता है। फिर ख है वर्षा निर्भर कृषि, तो यह पूर्णतया वर्षा पर निर्भर होता है। उपलब्ध आर्द्रता की मात्रा के आधार पर इसे शुष्क भूमि कृषि व आर्द्र भूमि कृषि में बांटते हैं। सातवां है भारत के तीनों भिन्न फसल ऋतुओं की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो भारत में निम्नलिखित 3 कृषि ऋतु होती है। क है खरीफ ऋतु, यह ऋतु जून माह में प्रारंभ होकर सितंबर माह तक चलती है। इस ऋतु में चावल, कपास, जूट, ज्वार, बाजरा व अरहर आदि की कृषि की जाती है। खरीफ की फसल दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ संबंध है। दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ चावल की फसल शुरू होती है। ख है रबी ऋतु, तो रबी की ऋतु अक्टूबर नवंबर में शरद ऋतु से प्रारंभ होती है। गेहूं, चना, तोरई, सरसों, जौ आदि फसलों की कृषि इसके अंतर्गत की जाती है। फिर है जायद ऋतु, तो जायद एक अल्पकालीन ग्रीष्मकालीन फसल ऋतु है जो रबी की कटाई के बाद प्रारंभ होती है। इस ऋतु में तरबूज, खीरा, सब्जियां व चारे की फसलों की कृषि होती है। हरित क्रांति क्या है? तो 1960 से 70 के दशक में खाद्यान्नों विशेष रूप से गेहूं के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि की गई। इसे ही हरित क्रांति कहा जाता है। खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि के लिए निम्न उपायों को अपनाया गया है। का उच्च उत्पादकता वाले बीज, जिसको हम लोग HYV बीज कहते हैं। ख है रासायनिक उर्वरकों का उपयोग। ग है सिंचाई की सुविधा। तो पंजाब, हरियाणा व पश्चिम उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति के कारण गेहूं के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई। अब है अंतर स्पष्ट करें। तो बंजर भूमि तथा कृषि योग्य व्यर्थ भूमि।
बंजर भूमि वह भूमि जो भौतिक दृष्टि से कृषि के अयोग्य है, जैसे वन, उबड़ खाबड़ भूमि एवं पहाड़ी भूमि, रेगिस्तान एवं अपर्दित खड्ड भूमि आदि। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि यह वह भूमि है जो पिछले 5 वर्षों या उससे अधिक समय तक व्यर्थ पड़ी है। इस भूमि को कृषि तकनीक के जरिए किसी क्षेत्र के योग्य बनाया जा सकता है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र तथा सकल बोया गया क्षेत्र। तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र कृषि वर्ष में बोया गया कुल फसल क्षेत्र शुद्ध बुआई क्षेत्र कहलाता है। सकल बोया गया क्षेत्र क्या है? तो जोतों एवं बोए गए क्षेत्र में शुद्ध बुआई क्षेत्र तथा शुद्ध क्षेत्र का वह भाग शामिल किया जाता है जिसका उपयोग एक से अधिक बार किया गया हो। 10वां, भारत में कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण किस प्रकार कृषि की गंभीर समस्याओं में से एक है? कारण एवं परिणाम लिखिए। तो इसका पहला कारण है नहर एवं अत्यधिक नहर द्वारा अत्यधिक सिंचाई जिसके कारण लवणता एवं क्षारीयता में वृद्धि होती है। ख है कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग। ग है जलाक्रांता मतलब पानी का भराव होना। फिर फसलों को हेर फेर करके ना बोना, दलहन फसलों को कम बोना, और लास्ट है सिंचाई पर अत्यधिक निर्भर फसलों को उगाना। इसका परिणाम क्या हुआ? तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होना है और मिट्टी का अपरदन हुआ है। अगला है कृषि क्षेत्र के भू उपयोग अधिकतर उस क्षेत्र की आर्थिक क्रियाओं एवं भूमि की प्रकृति पर निर्भर करता है। भारत में 3 उदाहरण देकर कथन की पुष्टि करें। तो अर्थव्यवस्था का आकार, इसे उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य के संदर्भ में समझा जाता है। समय के साथ जनसंख्या बढ़ने के कारण भूमि पर दबाव पड़ता है तथा सीमांत भूमि को भी प्रयोग में लाया जाता है। अर्थव्यवस्था की संरचना, तो द्वितीयक तथा तृतीयक सेक्टरों में प्राथमिक सेक्टर की अपेक्षा अधिक तीव्रता से वृद्धि होती है। इस प्रक्रिया में धीरे धीरे कृषि भूमि गैर कृषि संबंधित कार्यों में प्रयुक्त होती है। ग है कृषि कार्यकलापों का योगदान, तो समय के साथ कृषि क्रियाकलापों का अर्थव्यवस्था में योगदान कम होता जाता है, परंतु भूमि पर कृषि कार्यकलाप का दबाव कम नहीं होता। भारत में भू संसाधनों का महत्व उन लोगों के लिए अधिक है जिनकी आजीविका कृषि पर निर्भर स्पष्ट करें। तो द्वितीयक तथा तृतीयक क्रियाओं की अपेक्षा कृषि पूर्णतः भूमि पर आधारित है। भूमिहीनता का ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी से प्रत्यक्ष संबंध है। अगला है पॉइंट, भूमि की गुणवत्ता कृषि उत्पादकता को प्रभावित करती है, अन्य कार्यों की नहीं। अगला है ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि का स्वामित्व आर्थिक मूल्य के साथ 2 सामाजिक सम्मान से भी जुड़ा है। 13वां क्वेश्चन है 1990 के दशक की उदारीकरण नीति तथा उन्मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था ने भारतीय कृषि विकास को प्रभावित किया, स्पष्ट कीजिए। तो उदारीकरण नीति तथा उन्मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था ने ग्रामीण कृषि अवसंरचना के विकास में कमी तथा किसानों को मिलने वाले समर्थन मूल्य में कमी पैदा की है। ख है इस नीति के कारण सरकार ने कृषि क्षेत्र की योजनाओं को पीछे कर दिया है। राष्ट्रीय आय का बहुत कम भाग कृषि विकास पर खर्च किया जाता है। ग है किसानों को बीजों, उर्वरकों तथा कीटनाशकों पर मिलने वाली छूट में कमी आई है। घ है ग्रामीण कृषि उपलब्धता में रुकावटें पैदा हुई है। अंग है अंतर प्रादेशिक और अंतर व्यक्तिक विषमता पैदा हुई है। 14 नंबर है भारत की 2 प्रमुख पेय फसलों के नाम लिखिए। प्रत्येक फसल के 2 महत्वपूर्ण उत्पादक राज्यों के नाम बताएं। तो चाय के महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य हैं असम, पश्चिम बंगाल व तमिलनाडु। कहवा के महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य हैं कर्नाटक, केरल व तमिलनाडु। साझा संपत्ति संसाधन तथा छोटे कृषकों तथा महिलाओं के लिए विशेष महत्व है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन छोटे कृषकों तथा अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के जीवन व्यापन में इनका महत्व है, क्योंकि भूमिहीन होने के कारण पशुपालन से अधिक आजीविका पर निर्भर है। ख है ग्रामीण इलाकों में महिलाओं की जिम्मेदारी चारा व ईंधन एकत्रित करने की होती है। ग है साझा संपत्ति संसाधन वन उत्पाद जैसे फल, रेशे, गिरी, औषधि पौधे आदि उपलब्ध कराती है। 16 नंबर है छोटी कृषि जोत और कृषि योग भूमि का निम्नीकरण। भारतीय कृषि की को 2 प्रमुख समस्याएं किस प्रकार है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो 2 समस्या, पहला है छोटी कृषि जोत।
तो बढ़ती जनसंख्या के कारण भूमि जोतों का आकार लगातार सिकुड़ रहा है। लगभग 60% किसानों की जोतों का आकार तो 1 हेक्टेयर से भी कम है और अगली पीढ़ी के लिए इसके और भी हिस्से हो जाते हैं, जो कि आर्थिक दृष्टि से लाभकारी नहीं है। ऐसी कृषि जोतों पर केवल निर्वाह कृषि की जाती है। ख है कृषि योग भूमि का निम्नीकरण। तो कृषि योग भूमि का निम्नीकरण कृषि की एक अन्य गंभीर समस्या है। इससे लगातार भूमि का उपजाऊपन कम हो जाता है। यह समस्या उन क्षेत्रों में ज़्यादा गंभीर है जहां अधिक सिंचाई की जाती है। कृषि भूमि का एक बहुत बड़ा भाग लवणता, क्षारता व जलाकृतियों के कारण बंजर हो चुका है। कीटनाशक रसायनों के कारण भी उर्वरता शक्ति कम हुई है। फिर है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है। तो बच्चों, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसको हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, आप पॉइंट को देख सकते हैं। 18 नंबर है साझा संपत्ति संसाधन का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके प्रमुख विशेषता बताएं। इसका 2 पॉइंट है, निजी भूमि संपत्ति और साझा संपत्ति संसाधन। इसका पॉइंट आप देख लीजिए बच्चों। वीडियो का है कि लंबा हो जा रहा है, तो इसको आप लोग वीडियो को रोक रोक के आप लोग लिख सकते हैं। ये सारा जो क्वेश्चन है वो JCRT द्वारा दिया गया है, जो आपके लिए फाइनल परीक्षा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 19 नंबर क्वेश्चन, 1990 के दशक की उदारीकरण नीति तथा उन्मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था ने भारतीय कृषि विकास को प्रभावित किया है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं। सारा आंसर जो है वो ऑफिशियली JCRT द्वारा जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पिछले 50 वर्षों में कृषि उत्पादन व प्रौद्योगिकी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई, इस कथन की पुष्टि उपयुक्त तथ्यों के द्वारा कीजिए। तो बच्चों, ये थे आपके ऑब्जेक्टिव और अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को हम लोग कभी और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।